जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत आज हम लोग समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत जो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इरविंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है। ऑप्शंस हैं सामाजिक व्यवस्था, अस्पताल, संपूर्ण संस्था और संयुक्त परिवार। आपको बताना है कि इरविंग गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल जो है वो इनमें से किसका उदाहरण है। तो इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, संपूर्ण संस्था। अगर हम लोग गॉफमैन के शब्दों में संपूर्ण संस्था को एक्सप्लेन करें, उसको परिभाषित करने का प्रयास करें, तो गॉफमैन ने कहा है कि संपूर्ण संस्था लोगों को परिवर्तित करने के लिए दबाव मूलक गृह के रूप में होती है, जहाँ पर उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये जो संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के जो प्रणेता हैं वो इरविंग गॉफमैन हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है द एसाइलम। आप इसको नोट कर लें, द एसाइलम नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने संपूर्ण संस्था यानी ऐसी संस्थाओं के बारे में चर्चा की है जहाँ पर लोगों को पूरी तरह से परिवर्तित किया जाता है, या कह लीजिए कि वो दबाव मूलक संस्था के रूप में कार्य करती हैं। तो ऐसी संस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने 6 संस्थाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से ये जो संपूर्ण संस्था है वो शरण स्थल है वो एक उदाहरण माना जाता है, या एक उदाहरण उन्होंने दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 में आपको 2 सूचियां दी गई हैं और इनको आपस में सुमेलित करना है। सूची 1 में अवधारणा दी गई है और सूची 2 में उस अवधारणा से जुड़े हुए विचारकों के नाम उनके सामने लिखे गए हैं। आपको इन दोनों को आपस में सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव करना है। जो अवधारणाएं दी गई हैं उनमें वास्तविक एवं आदर्श संस्कृति, सामाजिक प्रगति रेखीय नहीं अपसारी है, अनिवार्य एवं यादृच्छिक संकल्प और त्रिचरण नियम। इनके लिए जो विचारकों के नाम दिए गए हैं वो क्रमशः हैं नंबर 1 पे एफ टॉनिस, नंबर 2 अगस्त काम्टे, नंबर 3 राल्फ लिंटन और नंबर 4 एच स्पेंसर और नंबर 5 पे सी एच कूले का नाम दिया गया है। तो इन विचारकों के नामों को आपस में सुमेलित करते हुए आपको सही कूट का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलन होगा यानी जो सही कूट है वो है ऑप्शन डी, यानी 3, 4, 1, 2। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक एवं आदर्श संस्कृति की जो अवधारणा है वो राल्फ लिंटन की है। सामाजिक प्रगति रेखीय नहीं अपसारी है, ये जो स्टेटमेंट है वो सी एच कूले महोदय का है। इसी तरह से अनिवार्य और यादृच्छिक जो संकल्प की जो बात है वो एफ टॉनिस के द्वारा कही गई है, और त्रिचरण का जो नियम है वो अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से 3, 4, 1, 2 इस का सही कूट है और ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो लोग एक नई व्यवस्था की पुनर्रचना में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के लक्ष्यों दोनों को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस हैं नैष्ठिक, नवप्रवर्तक, कर्मकांडी और विद्रोही। तो ये जो प्रश्न संख्या 3 है इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी विद्रोही। यानी ये जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि जो लोग एक नई व्यवस्था की रचना में विद्यमान यानी जो प्रचलित जो मूल्य हैं उन्हें प्राप्त करने के साधनों को दोनों को अस्वीकार करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग विद्रोही, यानी रॉबर्ट मर्टन ने इन्हें विद्रोही की संज्ञा दी है। आप जानते हैं कि रॉबर्ट मर्टन ने 4 प्रकार के विचलनों की चर्चा की है,
जिसमें उन्होंने नवाचार, विधिवाद और वापसी और विद्रोही, इस तरह से ये 4 जो हैं वो तरह के विचलनों की चर्चा उन्होंने की है। तो उसमें से ये जो ऑप्शन डी है वो विद्रोही जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ये साधनों और साध्यों यानी मूल्यों को तिरस्कृत करके अपने तरीके से साधन और साध्य विकसित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। चौथे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहते थे, न कि संरचना पर, क्योंकि व्यक्ति चुनाव करने एवं बदलाव करने में असमर्थ थे, व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे, मार्क्सवादी विचारधारा का वे खंडन करना चाहते थे, या मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। तो आपको बताना है कि मैक्स वेबर जो हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है, तो उन्होंने अपने अध्ययन को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी वे जो मैक्स वेबर महोदय थे वो व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे, इस कारण से उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करने वाला विज्ञान के रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया या इसे स्थापित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें प्रश्न है कि किसी समूह द्वारा प्रथागत सामान्य अभ्यासिक तरीके से कार्य करना कहलाता है। ऑप्शन ए लोकरीति, ऑप्शन बी लोकाचार, ऑप्शन सी अभ्यास और ऑप्शन डी सांस्कृतिक विकल्प। तो ये जो प्रश्न संख्या 5 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकाचार। लोकाचार जो है वो एक तरह से एक ऐसी परंपरा है या कह लीजिए कि एक ऐसा व्यवहार करने का मान्यकृत ढंग या तरीका है जिसे कि समाज को स्वीकृत मिल जाती है। यानी लोकाचार एक्चुअली होता ये है कि जब लोकरीतियाँ जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होकर के विकसित होकर के उनमें समूह कल्याण की भावना आ जाती है और सही और गलत की स्पष्ट तरीके से पहचान हो जाती है, तो इसे हम लोकाचार कहते हैं। अगर आप इसको एक फार्मूले के रूप में देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लोकरीति प्लस समूह कल्याण प्लस उचित और अनुचित के पहचान का तरीका इज इक्वल टू लोकाचार। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन बी है प्रश्न संख्या 5 का, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्रवण पात्र सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है। ऑप्शंस हैं स्वांगीकरण, समायोजन, पृथक्करण और एकीकरण। तो ये प्रश्न काफ़ी सरल है, आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर कर चुके होंगे। तो ये जो द्रवण पात्र का जो सिद्धांत है ये समायोजन पर आधारित है, स्वांगीकरण पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। द्रवण पात्र यानी मेल्टिंग पॉट थ्योरी जो है स्वांगीकरण की संकल्पना पर आधारित होती है या आधारित है। इसके अंतर्गत लोग किसी एक खास सांस्कृतिक संकुल या खास सांस्कृतिक विशेषता के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं, यानी वो आपस में जुड़े भी रहते हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए भी रहते हैं। तो ये जो द्रवण पात्र का सिद्धांत है ये स्वांगीकरण की अवधारणा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में किसने इस बात पर बल दिया है कि द्वंद्व समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, लुईस कोजर, कार्ल मार्क्स और एंथोनी गिडिंग्स। आपको बताना है कि इन विद्वानों में से किस विद्वान ने संघर्ष को समाज के संरक्षण में प्रकार्यात्मक या सकारात्मक भूमिका निभाने वाला एक कारक के रूप में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो लुईस कोजर है। लुईस कोजर पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक संघर्ष की व्याख्या में प्रकार्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। तो ये प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा जा रहा है कि दुर्खीम ने प्रकार्यवाद की व्याख्या किस आधार पर की है।
ऑप्शंस हैं संरचनावाद के आधार पर, जैव सादृश्यता के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर या विकासीय आधार पर। आपको बताना है कि जो दुर्खीम ने जो अपनी प्रकार्यवाद संबंधी जो विचारधारा दी है उसको उन्होंने किस पर आधारित माना है, उसको किस आधार पर दिया है। तो ये जो प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर है वो है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। जैसा कि आप सारे लोग जानते होंगे कि दुर्खीम ने समाज की जो जैव सादृश्यता की जो कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी प्रकार्यवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा जा रहा है कि ममेरी बहन के साथ विवाह निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का उदाहरण है। आपको बताना है कि ममेरी बहन के साथ जो विवाह है वो किस तरह के विवाह का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं प्रतिबंधित विवाह, प्रत्यक्ष विवाह, विच्छिन्न विवाह और सामान्यीकृत विवाह। तो ये जो ममेरी बहन का जो विवाह है वो प्रतिबंधित विनिमय विवाह के अंतर्गत आता है। हीरावती कर्वे ने इस नियम की व्याख्या की है और उन्होंने ये कहा है कि चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के बीच शादी नहीं हो सकती है। तो ये जो ममेरी बहन के साथ विवाह है ये प्रतिबंधित विवाह के अंतर्गत आता है और ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि जिस सामाजिक समूह में व्यक्ति जन्म लेता है उसे निम्न में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यानी हम जिस समूह में जन्म लेते हैं उसे क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए सामाजिकरण परिवार, ऑप्शन बी प्रजनन का परिवार, ऑप्शन सी पुनर्सृजन का परिवार और ऑप्शन डी है अभिन्यास का परिवार। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिन्यास का परिवार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो तरह के परिवार होते हैं, एक अभिन्यास का परिवार और दूसरा प्रजनन का परिवार। अभिन्यास का परिवार वो होता है जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, और प्रजनन का परिवार वह परिवार होता है जिसे व्यक्ति जो है वो विवाह के उपरांत स्वयं जो है वो जन्म देता है, यानी जिसमें वो संतान उत्पत्ति करता है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है वह अभिन्यास का परिवार कहलाता है और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक कोडाव की परिवार इकाई है। ये जनजाति समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी इकाई जो है वो कोडाव के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी बिरादरी, ऑप्शन सी चूल्हा और ऑप्शन डी है ओक्का। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो एक है इकाई जो है वो कोडाव की परिवार इकाई के अंतर्गत आती है। तो इस 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी चूल्हा। यानी कोडाव परिवार की इकाई जो है वो चूल्हा है और ओक्का जो है वो कुर्ग की इकाई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ओक्का जो है वो कुर्ग से जुड़ी हुई है और जो कोडाव परिवार की इकाई है वो चूल्हा है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 12वें प्रश्न में आपको एक बार फिर सूची को सुमेलित करना है और इस सूची को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। इस सूची में पहली सूची में जाति संस्तरण की संकल्पनाएं दी हैं और दूसरी सूची में उन संकल्पनाओं से जुड़े हुए कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं। आपको इनको आपस में मैचिंग करते हुए बताना है कि कौन सी अवधारणा जो है वो किससे रिलेटेड है। इसमें जो जाति की जो अवधारणाएं दी गई हैं उनमें ए शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, बी प्रबल जाति, सी जनजाति जाति कृषक सांतत्य और डी है जाति का गुणोत्पारक एवं अन्योन क्रियात्मक विश्लेषण। इसके लिए जो विद्वानों के नाम दिए गए हैं वो क्रमशः 1 सुरजीत सिन्हा, 2 लुई ड्यूमा, 3 मैकियम मेरिट और 4 हैं एमएन श्रीनिवास। जब हम इनको आपस में सुमेलित करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा यानी सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। 2 4 1 3 से ये हमारा आशा है कि शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण की जो अवधारणा है
वो ल्यूड्यूमा की हैं। प्रबल जाति यानी या प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो एम एन श्रीनिवास महोदय से जुड़ी हुई है। और जनजाति जाति जो कृषक सांतत्य है ये सुरजीत सिन्हा की प्रसिद्ध अवधारणा है। और जाति का गुणोत्पारक एवं अन्योन्य क्रियात्मक जो विश्लेषण है वो मैकियम मेरिट के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से कुछ जो डी हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा जा रहा है कि जीवन संपन्नता में वृद्धि होने के साथ साथ औद्योगिक कामगार मध्यम वर्ग के मूल्य एवं जीवन शैली अपना लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं मध्यम वर्गीकरण, कामगारों का बुर्जुआकरण, सुसंपन्न कामगार और आधुनिकीकरण। आपको बताना है कि जब जीवन संपन्नता की वृद्धि होने के साथ साथ औद्योगिक कामगार जो हैं वो मध्यम वर्ग के मूल्यों और जीवन शैली को अपना लेते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग सुसंपन्न कामगार के नाम से जानते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है जिसमें जो औद्योगिक कामगार हैं वो मध्यम वर्गीय जो समाज है उसके मूल्य और जीवन शैली को अपनाते हैं, तो इसको हम लोग सुसंपन्न कामगार की प्रक्रिया के नाम से संबोधित करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है वो जे.एच. गोल्डथॉर्प की है। तो गोल्डथॉर्प महोदय ने ये, हालांकि उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि संपन्नता में वृद्धि होने से औद्योगिक कामगार जो हैं वो मध्यम वर्ग जीवन शैली को अपना लेते हैं, जिससे उन्हें सुसंपन्न कामगार कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि कीमत युद्ध के माध्यम से वस्तुओं एवं पदार्थों के विनिमय के लिए बाजार स्थिति में व्यक्तियों का आर्थिक व्यवहार वर्गों के पृथक्करण में सहायक होता है। ये प्रश्न काफ़ी जटिल है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको फिर से सुन लें कि किसने कहा है कि कीमत युद्ध के माध्यम से वस्तुओं एवं पदार्थों के विनिमय के लिए बाजार स्थिति में व्यक्तियों का आर्थिक व्यवहार वर्गों के पृथक्करण में सहायक होता है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, थॉस्टिन वेवलन और स्मेल्सर का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर से जुड़ी हुई है। मैक्स वेबर का मानना है कि एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति उसकी बाजार स्थिति से जुड़ी होती है, यानी व्यक्ति को जैसा पारितोषिक प्राप्त होगा वह वैसे वर्ग का सदस्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न जो है 15, ये कथन कारण से जुड़ा हुआ है। इसमें कथन दिया गया है कि वस्तु एवं सेवाएं मनुष्य की सामाजिक जैविक मांगों को अपने आप संतुष्ट नहीं करती। कारण है मनुष्य में कोई न कोई संगठित व्यवहार प्रणाली होनी चाहिए जो उसे आवश्यक भौतिक संसाधनों को सृजित एवं प्राप्त करने के योग्य बनाती है। जो कूट दिया गया है इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको बताना है कि इसका सही कूट क्या है, सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ये जो कथन कारण हैं ये दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से स्पष्टीकरण करता है, उसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिसमें पूछा जा रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण के लिए कौन सा एक न्यूनतम महत्व रखता है। आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो राजनीतिक समाजीकरण में सबसे कम योगदान देता है, सबसे कम महत्व रखता है। ऑप्शंस हैं परिवार, पड़ोस, जनसंचार और मजदूर संघ। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण में सबसे कम जो योगदान है, सबसे जो कम महत्व है वो है पड़ोस का। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है। आप जानते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के जो महत्वपूर्ण अभिकरण हैं उनमें परिवार है, विद्यालय है, मित्र मंडली है,
कॉलेज या विश्वविद्यालय हैं, कार्य समूह है, समुदाय है, जनसंचार या मीडिया है और ऐच्छिक संगठन है। तो इसमें जो है वो परिवार जो पड़ोस है उसका उसकी जो भूमिका है, उसका जो योगदान है वो इनमें से सबसे कम होता है। इस कारण से प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है। यानी आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी अनुसूचित जाति को जो है वो जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन से हैं अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 345। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 342। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, उनको जनजातीय समुदाय के अंतर्गत या जनजाति के अंतर्गत, जनजाति समूह के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कर सकता है, उनको सम्मिलित कर सकता है या उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, मिल्टन सिंगर और मैकियम मेरिट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस संकल्पना का उपयोग किया है। आपको बताना है कि मिल्टन सिंगर और मैकियम मेरिट ने जो भारत में जो अध्ययन किया है, जो फील्ड वर्क किया है, क्षेत्रीय कार्य अध्ययन किया है, उनके अध्ययन का जो आधार है वो क्या है। ऑप्शन हैं पश्चिमीकरण, लघु एवं महान परंपराएं, संरचना एवं प्रकार्य और औद्योगिकरण। तो ये आप जानते हैं कि ये जो मैकियम मेरिट और मिल्टन सिंगर ने जो भारत में जो अध्ययन किया है, उन्होंने लघु और महान परंपराओं के आधार पर ये भारतीय समाज को अध्ययन करने का, उसको जानने समझने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका मानना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो और एल.आर. बर्न्स। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान का ये मानना है कि विचार जो है वो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रत्यक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से परिभाषित करता है या प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का ये मानना है कि विचार जो है वो सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे प्रमुख प्रभावित करने का सबसे बड़ा आधार है। आज के वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि संस्थागत संबंधों के निम्नलिखित रूपों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। नंबर 1 सामाजिक क्रिया, नंबर 2 सामाजिक संस्थाएं, नंबर 3 समुदाय और नंबर 4 जो है वो सामाजिक संबंध। यहाँ पर आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने अपने नगरीय समुदाय सिद्धांत की व्याख्या में उपरोक्त में से किन किन स्वरूपों को साथ में लिया है। यानी मैक्स वेबर ने जो नगरीय समुदाय सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने संस्थागत संबंधों के किस स्वरूपों को अपनाया है या उसको प्रयोग में लिया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो ये 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 2 और 4। कहने का आशय ये है कि मैक्स वेबर ने नगरीय सिद्धांत के प्रतिपादन में सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों के आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में
1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों के जो प्रश्नों का जो सही उत्तर है उसकी उत्तर माला आपके सामने दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लाभ मिला होगा। अपने बहुमूल्य सुझावों के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ में हम अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।